नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। मुजफ्फरपुर के गोबरसही डुमरी रोड में बाइक सवार दो अपराधियों ने सोनपुर के पत्तल व्यवसाय के चालक से 1,20,000 रुपए लूट लिया। चालक पूर्वी चंपारण के ढाका से पत्तल का सामान अनलोड कर वापस सोनपुर लौट रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि सदर पुलिस ने मामला तुर्की ओपी का बताकर पीड़ित को थाने से वापस लौटा दिया, जिसके बाद वो शिकायत दर्ज नहीं करा सके। पीड़ित चालक पप्पू कुमार है। उन्होंने बताया कि देर रात वो गाड़ी अनलोड कर वापस जा रहे थे। इसी दौरान गोबरसही डुमरी रोड पर अपाची सवार दो युवकों ने रोक लिया। उनके पास चाकू वो हथियार था। गाड़ी का शीशा तोड़कर पहले मोबाइल वो चार्जर ले लिया, फिर पॉकेट में रखे 60 हजार रुपए जबरन लूट लिया। इसके बाद वो मौके से फरार हो गए। इधर व्यवसाय आदर्श दीक्षित ने बताया कि रविवार को उनका चालक गाड़ी लेकर सोनपुर से निकला था। ढाका में सामान को अनलोड कर वापस लौट रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि घटना की शिकायत करने पर सदर पुलिस ने तुर्की ओपी का मामला बताकर वापस कर दिया। इधर सदर पुलिस का कहना है कि उनके क्षेत्र की लूट की घटना नहीं है। सर, हम आ रहे थे ढाका से गाड़ी अनलोड करके। तो वहाँ डाइवर्सन के पास एक गाड़ी पे दो लड़के आए। अपाची गाड़ी था वाइट कलर का, उसका नंबर हम नहीं देख पाए। तो वो हमारा गाड़ी रोका। मेरे गाड़ी के आगे वो अपना गाड़ी लगा दिया और एक उधर के मेरे पास आ गया और बोला कि गेट खोलो, दरवाज़ा खोलो गाड़ी का। कौन गाड़ी से थे आप? टाटा एसी थे। अच्छा। मैजिक गाड़ी है। तो हम गेट नहीं खोले तो पत्थर से लेके मेरा कांच तोड़ दिया गया, दाहिने साइड का। और कांच तोड़ के पहले मेरा मोबाइल ले लिया। डेस्कटॉप पे मेरा मोबाइल था और चार्जर दोनों ले लिया। उसके बाद पैसा था मेरे पैकेट में 1,20,000 रुपये। दोनों पैकेट में 60 हजार रुपया था और दोनों लेके और दोनों लड़के भागे। हथियार भी लिए हुआ था? जी, एक बंदूक लिए हुए थे और एक छुरी लिए हुए थे। कहाँ पर की घटना है? और परमानंदपुर कौची पर और डुमरी परमानंद। हम लोग तो यहाँ के है नहीं कि पूरी जानकारी। क्या करते हैं आप? जी, हम गाड़ी चलाते हैं। का पेपर प्लेट का फैक्ट्री है, तो अनलोड करने के लिए ढाका गए हुए थे। वहाँ से पेमेंट लेके आ ही रहे थे, तो रास्ते में इनसे मुजफ्फरपुर से आके गोबरसाही चौक पे हुआ ऐसा। डुमरी रोड में? हाँ, डुमरी रोड। हाँ। क्या संख्या में था अपराधी? ये इनके हिसाब से तो ये बता रहा है जैसे कि अपाची गाड़ी से दो आदमी थे। दो आदमी पिस्टल लिए हुआ था? जी। अच्छा, ये गाड़ी लेके कहाँ जा रहे थे? ये सोनपुर जा रहे थे। जी। कहाँ? ढाका से? ढाका से सोनपुर। अभी सूचक बता रहा है कि सर तुर्की एरिया में पड़ता है, तो हम लोग चलो हमारे साथ चलो देख लेते हैं एक बार पीओ कहाँ पड़ता है। घटना क्या बताएं लोग? अभी तो यो थाना पर गए थे, तो वही हुआ कि थाना पीओ जाकर देख लेने की बात हुआ है, तो हम लोग जा रहे हैं वहीं पीओ। घटना क्या बताएं? लूटपाट की बात बता रहा है। ये तो बता रहे हैं कि हाँ इसी से रात में हुआ था हमारे ड्राइवर के साथ। वही हम लोग जाकर सत्यापन कर लेते हैं कि कौन जगह पड़ रहा है, किस एरिया में पड़ता है, जाकर देख लेते हैं अभी हम। जाँच कर कार्रवाई होगी। हाँ, जिस थाना में होगा उस थाना में रिवर्स कार्रवाई होगा। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले अंतर जिला गिरोह के 3 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक लोडेड देसी कट्टा, एक राइफल, 3 जिंदा गोली के साथ ही बिना नंबर प्लेट की बाइक व पिकअप गाड़ी को बरामद किया है। पकड़े गए अपराधियों की पहचान वैशाली के गुरौल थाने के चग्यास निवासी मुकेश कुमार उर्फ सुमित, वैशाली के जुरावनपुर थाना के राघोपुर पूर्वी सतघरवा निवासी रजनीश कुमार व वैशाली के विदुपुर थाना के वाजिदपुर निवासी कृष्णा कुमार के रूप में हुई है। घटना के संबंध में एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि मुजफ्फरपुर व आसपास के जिलों में मवेशी की चोरी व लूटपाट की कई घटनाएं घटित हुई थी। लूटकांड के उद्भेदन को लेकर पुलिस उपाधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा लगातार तकनीकी एवं मानवीय सूचना संकलन किया जा रहा था। इसी क्रम में गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराधी तुर्की पुल के नीचे एक बिना नंबर का पिकअप और पल्सर बाइक के साथ कोई बड़ा अपराध की घटना को अंजाम देने में जुटे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर इन शातिरों को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर में डीएसपी वेस्ट और तुर्की थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि कुछ क्रिमिनल जो कि रोड पर पिकअप और अन्य मालवाहक गाड़ियों को लूटपाट करते हैं। इस मामले में बनाई गई स्पेशल टीम ने मौका वारदात पे तुर्की थाना क्षेत्र में रेड की। रेड के दौरान 3 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से एक कंट्री मेड राइफल, एक कंट्री मेड वेपन बरामद किया गया और अन्य सामान एवं लूट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पिकअप
वैन को भी बरामद किया गया। जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये क्रिमिनल लोग हाईवे पे मुजफ्फरपुर में, वैशाली में और समस्तीपुर के इलाकों में हाईवे पे लूटपाट करते थे और जो सामान मिलता था उसे अपनी पिकअप गाड़ी पे रखकर भाग जाते थे। इस प्रकार पुलिस को इस क्षेत्र में अपराध को नियंत्रण करने में एक बड़ी सफलता मिली है। रहने वाले सर कहाँ के हैं ये लोग? इसमें से तीनों लोग जो हैं, जो गिरफ्तार तीनों लोग हैं, वो जुड़ावनपुर, गरौल थाना और विद्युतपुर थाना वैशाली के रहने वाले हैं। और जो इन लोगों ने जिन लोगों से जो इंट्रोगेशन हुआ है उसमें जो पूछताछ हुई है उसमें मुजफ्फरपुर में तुर्की थाना क्षेत्र और कुंडनी थाना क्षेत्र के 3 केसेस के बारे में, इसके अलावा समस्तीपुर के कुछ केसेस के बारे में हम लोग को पता लगा है। अंतर जिला गिरोह है सर? ये वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में जो हाईवे पास करता है उस क्षेत्र में जाकर के लूटपाट करते थे और जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मुजफ्फरपुर के करजा थाना इलाके के बरौना गांव के रहने वाले फौजी मनीष सिंह का शव सोमवार को गांव पहुंचा। शव देखते ही पूरा गांव गमगीन हो गया और काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस घटना से पूरा गांव मातम मना रहा था। मनीष मध्य प्रदेश के ग्वालियर के मुरार कैंटोनमेंट में तैनात था। वहीं पर जंगल में पेड़ से लटका हुआ इसका शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करने के बाद सेना के हवाले कर दिया। सूचना मिलने पर घर से उसका भाई संतोष सिंह समेत अन्य लोग वहां आए और शव लेकर आ गए। सोमवार को शव का दाह संस्कार कर दिया गया। मृत जवान की मां सुनीता देवी का रो रो कर हाल बेहाल था। वह बार बार अपने बेटे के शव से लिपटकर बेहोश हो जा रही थी। आसपास के लोग ढाढ़स बांध रहे थे। मृत फौजी की मां ने बताया कि 31 दिसंबर की रात 9:30 बजे बेटे से बात हुई थी। उसने तबीयत के बारे में पूछा था। मां बेटे में 5 मिनट बात हुई। इसके बाद मनीष ने फोन रख दिया था। अगले दिन वहां से सूचना मिली कि मनीष ने आत्महत्या कर लिया है। मनीष 2 साल पहले पूर्व सेना में भर्ती हुआ था। मार्च 2020 में ट्रेनिंग पूरा कर ज्वाइनिंग करने गया था। 8 माह पूर्व उसके पिता शेष नारायण सिंह की मौत हो गई। बड़ा भाई संतोष गाजियाबाद में प्राइवेट जॉब करता है। उन्होंने बताया कि मनीष ने ऐसा क्यों किया यह कहना मुश्किल है। उनकी मां ने कहा कि अंतिम बार बेटे से बात हुई थी, लेकिन उसकी बातों से नहीं लगा कि वह इस तरह से अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक सेना जवान की संदिग्ध स्थिति में मौत हो जाती है। फिलहाल वहां की पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उस जवान के गांव में हम करजा पहुंचे हैं और इस वक्त उनके परिवार के बीच में है। उनके परिवार में मातमी माहौल है। उनकी मां से हम बात करने की कोशिश करते हैं। मनीष से लास्ट बातचीत आपसे कब हुई थी? 30 तारीख है। अच्छा से। अरे बाप रे। बात हुआ था कि मम्मी खाना खाई है। हम कहली हाँ बेटा खाना खैली है, तू खैला? तो हाँ खैली है। निमन बार तो हाँ निमन बारी बस। वहाँ से खाली कहलक पड़ोसी के नंबर दीजिए। वो तो पड़ोसी के नंबर दिलिए तो वही लोग के बोल रही हमारा ना। मनीष की शादी वगैरह हुई भी थी? ना शादी ना हुआ। अभी 2 साल तक नौकरिए के भेल है। ट्रेनिंग पास कर ली तो पापा गुजर गई तो शादी कहिया होते ना भेल शादी। क्या उम्र थी उसकी? 20। पापा के मरला 8 महीना भेल। मौत वगैरह कैसे हुई थी, कुछ पता चल पाया, कुछ जानकारी हो पाई? ना कुछ ना पता चल रही है। आपके मन में कोई संदेह है, कोई शंका है? ना अब हम यहाँ बारी वहाँ के कथी संदेह रहते हमरा, हम का जानिए। वहाँ के लोग बता रहे हैं कि वो सुसाइड कर लिए हैं, तो ये आपको संभव लगता है? हमरा ना बुझाई थे कुछ, हमरा कुछ ना बुझाई थे। आप उनकी कौन है? बहन। कब बातचीत हुई थी लास्ट बार आप लोग? हमको 26 तारीख को बात हुआ था। बहुत हंसी खुशी से बात हुआ था कि मैं आ रहा हूँ मार्च में और दीदी तुम ठीक से रहना, अच्छा से रहना, हम भी ठीक है यहाँ पे बहुत अच्छे से हैं। खूब हंस से बात हुआ था, खूब अच्छा से बात हुआ था। बस इतना ही हम लोग का अच्छा लगा कि भाई मेरा खुश है तो अच्छा ही होगा। हमें नहीं पता था कि ऐसे खबर आएगी यहाँ पे। हम लोग मतलब इतना दर्द से गुजर जाएंगे। मेरा भाई ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। बहुत हंसता था, खेलता था, बातें करता था, हमारे साथ रहता था, तो हम लोग को पता होगा ना
पता नहीं हुआ क्या टेंशन हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, हम लोग का कुछ नहीं पता। घर में तो अभी किसी से बात नहीं हुई है, पता नहीं, हम लोग तो रोने गाने में लगे, हम लोग को कुछ नहीं पता। कुछ शंका वगैरह है, ये उनकी हत्या की गई हो या कुछ भी? पता नहीं है, वो हम लोग का तो सिर्फ इतना ही पता चल रहा है कि मेरा भाई गुजर गया, क्यों गुजर गया, कैसे गुजर गया। हाँ। मनीष के माँ और बहन को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि मन में शंका है, क्योंकि मनीष सुसाइड नहीं कर सकता है। फिलहाल मध्य प्रदेश की ग्वालियर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। करजा से कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 15 से 18 वर्ष के किशोरों का टीकाकरण करने का कार्य शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि शहर के 14 समेत जिले के 126 स्कूलों पर किशोरों को सोमवार से कोरोना सुरक्षा कवच मिलना शुरू हो गया है। वहीं सेंटरों पर किशोरों के भीड़ भी जुटने लगे हैं। वहीं जिन बच्चों के पास प्रूफ नहीं है, वैसे बच्चों का स्कूल ID कार्ड पर भी कोविड टीका किया जाएगा। बता दें कि जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बताते चले कि जिले के हाई स्कूल और +2 विद्यालय में टीकाकरण दिया जा रहा है। इधर शहर के पानी टंकी स्थित जिला स्कूल में टीकाकरण अभियान का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज से टीकाकरण चालू हो गया है। जितने भी इंटर स्तरीय स्कूल व विद्यालय हैं, उन जगहों पर टीकाकरण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहर से लेकर प्रखंडों तक 126 सेंटर बनाए गए हैं। साथ ही कहा कि बच्चों को प्रूफ में स्कूल ID कार्ड दिखाने पर भी टीकाकरण किया जाएगा। 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और अभी हमारे यहाँ जो है 126 स्कूलों में हो रहा है। इसमें ज़्यादातर स्कूल जो है हाई स्कूल है या फिर इंटर कॉलेज है, वहीं पर हो रहा है, क्योंकि इसी एज ग्रुप के बच्चे वहीं मिलेंगे। और उनका ID के लिए जो पहले से ID प्रूफ चला आ रहा है वो सारा है इसमें वैलिड। इसके अलावा स्कूल का ID कार्ड भी अगर भी होगा तो वो भी वैलिड है। तो हम लोग सबसे यही निवेदन करेंगे कि सब लोग बच्चों को दिलवा दें, क्योंकि कोविड से लड़ने का एक बहुत बड़ा हथियार है हमारा वैक्सीनेशन, और फिर से कोविड फैलने लगा है, इसलिए बच्चों को अगर पड़ जाएगा तो सुरक्षित हो जाएगा। ऑनलाइन हो रहा है कि ऑफलाइन? ऑनलाइन भी इसका कर सकते हैं और ऐसे भी आप डायरेक्ट भी आके करवा सकते हैं, दोनों। भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा सोमवार को यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से जुड़ी 11 सूत्री मांगों को लेकर बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति आवास का घेराव और प्रदर्शन किया गया। ABP जिला संयोजक पुष्कर सिंह ने बताया कि छात्र हितों को लेकर उनकी कुलपति से 11 सूत्री मांग है। पहले भी इन मांगों के लिए प्रदर्शन किया गया है, लेकिन इन मांगों को पूरा नहीं किया गया। ऐसे में अब कुलपति आवास का घेराव किया गया। वहीं ABP के सदस्य चारू चंदा ने बताया कि रिजल्ट में विश्वविद्यालय स्तर पर भी भारी गड़बड़ी की गई है, जिसे लेकर आज घेराव किया गया है। आपको बता दें कि परीक्षा परिणाम जारी हुए आज 3 से 4 दिन हो गए, परंतु परीक्षा परिणाम अभी तक 3 बार निकल चुके हैं, फिर भी आधा से अधिक बच्चों का रिजल्ट जो है सो अभी भी गलत है। आपको बता दें कि जब फॉर्म भरता है और फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड आता है तो एडमिट कार्ड जारी भी 3 बार किया जाता है। विश्व का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे एडमिट कार्ड 3 बार जारी होता है और रिजल्ट 3 बार जारी होने के बाद भी रिजल्ट कहीं ना कहीं गलत होता है। उन्हीं सब मुद्दों के साथ आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विश्वविद्यालय के प्रांगण में भ्रष्ट कुलपति और भ्रष्ट परीक्षा नियंत्रण के खिलाफ अपना आक्रोश मार्च लाई है। और आपको बता दें कि छात्र यहाँ पे बहुत दूर से आए हैं। मोतिहारी से लेकर बगहा से लेकर बेतिया तक के छात्र छात्रा यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिनका परिणाम आज भी गलत है। और कभी उनको ऐसा सभी बच्चे आए हैं जिनके 500 में से 505 नंबर है। तो आखिर कौन सा ये क्या बड़ा विश्वविद्यालय पर क्या दिखाना चाहता है कि 500 में से 505 नंबर किस स्थिति में है। बच्चे ऐसे भी हैं जो हर एग्जाम दिए हैं, फिर भी उनको किसी न किसी विषय में अब्सेंट किया गया है। आखिर ऐसी एजेंसी, और जब बात करते हैं BC से और जब बात करते हैं कंट्रोलर से, तो बोलती है ये एजेंसी की गलती है। तो फिर आप किस मकसद से ये एजेंसी को आप ठीक करने यहाँ पे लाए हैं, सेशन को खराब करने के लिए लाए हैं। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, उसका एक स्टूडेंट का 2 रिजल्ट आया है। रोल नंबर से अलग रिजल्ट आया है और नाम से अलग रिजल्ट आया है। तो हम लोग किस रिजल्ट को माने? रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर तो किसी में चढ़ा ही हुआ है नहीं है। और जहाँ पे मतलब बच्चा जाके एग्जाम भी दिया है, फिर भी एब्सेंट मार्क कर दिया। 20 नंबर का हम लोगों का PG में मतलब ऑब्जेक्टिव नंबर आता है, फिर भी 4-5 नंबर बिठा दिया। मतलब इतना गया गुजरा बच्चा है कि इसको ऑब्जेक्टिव में भी मतलब मार्क्स नहीं आ रहा है। 4 नंबर BC आए कहाँ है? रहता यहाँ पे है कोई?
कोई नहीं रहता। डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में एक टीचर तक नहीं, सिर्फ HOD पे चल रहा है। तभी लोग जाके बोलते थे कि आप लोग पढ़े नहीं है, जैसे ऐसे ही नंबर मिल जाएगा। मोबाइल रिचार्ज एवं डाटा टैरिफ की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने अखिल भारतीय प्रतिवाद बिहार राज्य कमेटी के बैनर तत्वाधान में जुलूस निकाला, जो मोती झील स्थित कार्यालय से निकलकर तिलक मैदान रोड, जवाहरलाल रोड होते हुए कल्याणी पहुंची सभा में तब्दील हो गई। एडीओ के बिहार राज्य सचिव विकास कुमार आर्य ने कहा कि वर्तमान में देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक स्थिति में है। इसी में तमाम मोबाइल कंपनियां मोबाइल रिचार्ज एवं डाटा टैरिफ की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर आम जनता पर महंगाई के बोझ लाती है, जो अन्यायपूर्ण है। हम सरकार से मांग करते हैं कि मोबाइल रिचार्ज एवं डाटा टैरिफ की कीमतों में वृद्धि अविलंब वापस किया जाए। इनकमिंग कॉल जो आया है बिना पैसा का नहीं हो रहा है। मैं सरकार से भी मांग कर रहा हूं कि ये इनकमिंग कॉल जो है लाइफ टाइम फ्री किया जाए। सरकार से मैं ये भी मांग कर रहा हूं। ये सरकार का वादा था, लेकिन ये मैं याद दिला रहा हूं, इसलिए सरकार से मांग कर रहा हूं कि लाइफ टाइम इनकमिंग कॉल जो है इसको मैंने फ्री किया जाए। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन AIDYO के तत्वाधान में आज हम प्रतिवाद जुलूस निकाले हैं। यह मोबाइल रिचार्ज और डाटा टैरिफ में बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ AIDYO की ओर से आज अखिल भारतीय प्रतिवाद आज हम लोग कर रहे हैं। मोती झील से चलकर हम लोग कल्याणी चौक पर पहुंचे हैं यह प्रतिवाद जुलूस लेकर, और हम स्लोगन लगाते हुए आए हैं कि ये डेटा टैरिफ में जो बेतहाशा वृद्धि हुई है और मोबाइल रिचार्ज में जो बेतहाशा वृद्धि निजी कंपनियां आज बढ़ोतरी करती जा रही है, लगातार बार बार बढ़ोतरी कर रही है, जो आज कोरोना काल में जो लोगों की स्थिति हो चुकी है, जो आर्थिक स्थिति जो डगम डोल हो चुका है, लोगों की क्रय क्षमता नीचे जा चुकी है, उसी में आज तमाम निजी कंपनियां डेटा टैरिफ और मोबाइल के रिचार्जों में जो बेतहाशा वृद्धि की है, यह अन्यायपूर्ण है और सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए और डेटा टैरिफ और मोबाइल रिचार्ज में की कीमतों में कमी करनी चाहिए और कम करनी चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की साजिश है। आज BSNL जो सरकारी कंपनी है उसको आज ख़त्म करके बेचने की साजिश चल रही है। हम इसका प्रतिवाद करते हैं और निजी कंपनियों को आज केंद्र और राज्य की सरकारें उसको आगे कर निजीकरण के प्रोसेस में आज उसको आगे कर रही है, और BSNL जो सरकारी कंपनी है आज उस पर लगातार हमला हो रहा है, उसे बंद करने की कोशिश हो रही है। इसके खिलाफ हम आज प्रतिवाद कर रहे हैं। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को और जो सेंट्रल गवर्नमेंट को हम ईमेल करेंगे और पूरे देश में प्रतिवाद के जरिए आज हम यह बताना चाहते हैं कि जो डेटा टैरिफ के मूल्यों में और रिचार्ज में जो भारी बढ़ोतरी हुई है इसको वापस ले सरकार, नहीं तो हम युवा संगठन पूरे देश में युवा आंदोलन तेज करेंगे इसके खिलाफ। 4 जनवरी को प्रस्तावित नगर निगम बोर्ड की बैठक एक बार फिर से नगर आयुक्त के एक आदेश के बाद हंगामे का सबब बन गई है। कुछ वार्ड पार्षदों के द्वारा उनके नए आदेशों को तुगलकी फरमान बताया जा रहा है, तो वहीं कुछ पार्षदों ने इससे एक अच्छी पहल बताया है। वार्ड 38 के पार्षद शबाना परवीन ने नगर आयुक्त के आदेश के बाद बोर्ड की बैठक का बहिष्कार कर दिया। वहीं वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल ने नगर आयुक्त के इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि नगर आयुक्त ने पार्षदों को उनकी ताकत एवं एहसास करवाया है। नगर आयुक्त का मैं विरोध करती हूँ। वोट की मीटिंग में उन्होंने मतलब पार्षदों को मना किया है कि अपना मुद्दा नहीं रखे। जनता के बीच में जो सवाल है वो हम वोट की मीटिंग में नहीं करेंगे, उसके लिए भी उन्होंने मना किया गया है कि आप सवाल नहीं कीजिएगा वोट की मीटिंग में। हर पार्षद आखिर मतलब अपना मुद्दा रखने के लिए किसके पास जाएगा? हर पार्षदों को हक होता है कि अपना अपना सवाल वो वोट की मीटिंग में रखे। और मैं अपील करना चाहती हूँ कि मैं अपील करना चाहती हूँ कि मेयर और डिप्टी मेयर भी इस बारे में कोई मतलब ये नहीं किए हैं, कोई इसका सवाल नहीं उठाया है। और मैं मेयर और डिप्टी मेयर से मैं विरोध करती हूँ कि वो है ना नगर आयुक्त के खिलाफ इसका कार्रवाई करवाएं। और वोट की मीटिंग में 4 तारीख को मैं नहीं जाऊँगी, मैं उनका विरोध करती हूँ, बहिष्कार करती हूँ जी। इससे पूर्व के भी बैठकों में नगर आयुक्त उपस्थित नहीं रहे हैं, जब भी मतलब टकराव का बात आता है तो वो नहीं रहते। देखिए अगले वोट की मीटिंग में भी नगर आयुक्त नहीं थे
और आज जब नगर आयुक्त मतलब बोर्ड की मीटिंग में आया है तो उन्होंने सब जगह चिट्ठी भेजे हैं कि कोई पार्षद सवाल नहीं उठाया। ऐसा क्यों हुआ है, इसका जवाब हमें नगर आयुक्त दें। कितने पार्षद इस मुद्दे पर आपके साथ हैं? हर पार्षद तो यहाँ हम लोग सब पार्षद हैं इनके खिलाफ हैं, लेकिन कोई बोल रहे हैं, कोई बोलना नहीं चाह रहे हैं। इस को वार्ड पार्षदों के द्वारा तुगलकी बयान कहा जा रहा है। हकीकत में इसको समझने की ज़रूरत है कि पूरे हिंदुस्तान में 3 ही बोर्ड माने जाते हैं। अगर भारत देश के स्तर पे देखेगा तो एक लोकसभा, राज्य स्तर पे देखेगा तो विधानसभा और नगर निकाय में नगर निगम बोर्ड, ये 3 ही को मान्यता दी गई है बोर्ड गठन की। अब जहाँ तक सवाल है कि मैं संदीप जी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री और मंत्री शिकायत करेगा चीफ सेक्रेटरी से, ये अजीब विडंबना है। धारा 57 नगर निगम नियमावली के तहत निगम चलता है। स्पष्ट रूप से मेयर इसके जो हैं मुजफ्फरपुर नगर निगम के मेयर जो हुए वो जैसे उस मंत्रिमंडल के हेड हुए और अस्थाई समिति के सदस्य जो होते हैं वो मंत्री कहलाते हैं। तो सरकार उनकी है, प्रश्न सरकार से पूछा जाएगा कि प्रश्न नगर आयुक्त से पूछा जाएगा, ये समझने की ज़रूरत है। अस्थाई समिति के सदस्य और मुख्यमंत्री जस्ट लाइक महापौर, इनको हमारे प्रश्नों का जवाब देना है और अगर कोई काम हम इनसे पूछते हैं तो इनको जो है नगर आयुक्त से और जितने विभाग के पदाधिकारी हैं, निगम में जितने भी विभाग बटे हुए हैं, उनसे काम कराना इनकी जवाबदेही है। मुजफ्फरपुर 2002 से जब से नगर निकाय बना, मुजफ्फरपुर एक अजीब टाइप का समझिए कि अजूबा चीज़ है, कहने को स्वायत्त संस्था ऑटोनोमस बॉडी, लेकिन मुजफ्फरपुर में एक स्थिति ये बनी कि अस्थाई समिति के सदस्य भी नगर आयुक्त से पूछ रहे हैं, मेयर भी नगर आयुक्त से पूछ रहे हैं। हम तो समझते हैं कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है। मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे 4.5 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद मुझे भी उस धारा का ज्ञान हुआ। मैं महापौर से पूछूंगा ना, मंत्रिमंडल से पूछूंगा कि ये काम क्यों नहीं हुआ। हाँ, उनका काम है कि वो अपने चैम्बर में बुला के नगर आयुक्त से कहें कि इस काम को आप कब तक करा रहे हैं और तब सदन में वो जवाब दें। जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक सिस्टम होता है कि आज विधायक जो हैं सरकार से प्रश्न करते हैं और उस प्रश्न का जवाब उस विभाग का मंत्री देता है या मुख्यमंत्री जवाब देते हैं कि चीफ सेक्रेटरी को बुलाया जाएगा सदन में हर बात के लिए कि चीफ सेक्रेटरी महोदय बताइए काम हुआ कि नहीं हुआ। हर विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाया जाएगा कि काम हुआ कि नहीं हुआ। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का पिछले 19 साल से मजाक चल रहा था, जिसको आदरणीय नगर आयुक्त महोदय ने एक सुंदर सिस्टम का ज्ञान बोध कराया हम लोगों को। हम समझते हैं कि जो भी पार्षद हैं अस्थाई समिति के अलावा उन सबको तो खुश होना चाहिए कि अब हम लोग महापौर से अपने काम को कहेंगे और उनको भी खुश होना चाहिए, महापौर को और अस्थाई समिति के सदस्यों को, कि उनको भी अपनी शक्ति का एहसास नगर आयुक्त महोदय ने कराया कि आप सरकार हो, सरकार का काम है कार्यपालक पदाधिकारी से काम कराना, ना कि सरकार का काम है बोर्ड के बैठक में हाँ आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं चलता है। इसलिए यह एक भ्रांति है। मैं समझता हूं कि महापौर, उप महापौर सहित 7 सदस्य जो और हैं, 9 सदस्य का मंत्रिमंडल है, उनको भी अपने शक्ति बोध का एहसास हुआ और बचे हुए हम 40 वार्ड पार्षदों को, एक हमारे वार्ड पार्षद हमारे बीच नहीं है, दिगंगत हो चुके हैं, लेकिन अभी उन 40 वार्ड पार्षद के लिए तो सौभाग्य की बात है कि अब हम सही मायने में लोकतांत्रिक ढांचे में अपने आप को धारा 57 के तहत फिट पाते हैं और कोई भी 2 पार्षद मिलके 48 घंटा के पहले अपने प्रश्न को दे सकता है और काम कराना महापौर का काम है। हम महापौर से प्रश्न को पूछेंगे, इसमें कहीं से गलत नहीं है। तुगलकी फरमान कहाँ से हुआ? यह तो एक सिस्टम को बताया गया जिसके तहत चलना चाहिए। 19.5 साल से गलत तरीके से चल रहा था, ये मेरा कहना है इसमें। सोमवार को बीबी कॉलेजिएट मैदान में बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड पटना की ओर से 3 से 12 जनवरी तक आयोजित होने वाले खादी मेला सह प्रदर्शनी का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद और उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। मेले में विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री ने मेला में लगे 40 स्टॉलों का निरीक्षण किया। इन स्टॉलों पर ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं और ग्राम उद्योगों के द्वारा निर्मित वस्तुओं बिक्री के लिए रखी गई है। 2017 के बाद जिले में खादी मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। बिहार राज्य खादी वो
ग्राम उद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अशोक कुमार सिन्हा ने अंग वस्त्र और मधुबनी पेंटिंग देकर सभी अतिथियों का स्वागत किया। उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने बताया कि राज्य भर के बुनकर और कारीगर मेला में अपने उत्पाद के साथ शामिल हो रहे हैं। बुनकरों और कारीगरों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए मेले का आयोजन हो रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि खादी को राज्य सरकार के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, जिसके तहत खादी मॉल बनाए गए हैं। साथ ही खादी को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार के मेला और प्रदर्शनी का आयोजन बेहद जरूरी है। आभारी हूं कि उन्होंने व्यस्त समय से वक्त निकालकर खादी मेला के उद्घाटन के लिए गए। जहां भी खादी मेला होता है ये तीसरा है। पहला सीवान में हुआ, दूसरा आड़ा में हुआ, तीसरा यहाँ हुआ। इसी फॉर्मेट में हम लोग मेला हर जगह करते हैं। ये बिहार सरकार की तरफ से, बिहार खादी बोर्ड की तरफ से मेला आयोजित होता है और इसमें पूरे बुनकर आते हैं, उनकी मदद होती है। और जो महात्मा गांधी के सपनों का भारत है उसको बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये 10 दिन तक चलेगा। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जोड़ा गया है। यहाँ जो लोग, मुजफ्फरपुर शहर के लोगों से अपील है कि आप खादी मेला में आइए और यहाँ बुनकर की मदद होगी जब आप यहाँ खरीद करेंगे। से भगाने के लिए और बाद के दिनों में ग्रामीण परिवेश में खादी ने एक आत्मनिर्भर भारत को बनाने में अहम भूमिका अदा की है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी इसे समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका अदा की। और बिहार में माननीय उद्योग मंत्री को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पूरे उद्योग विभाग को औद्योगिक क्षेत्र से लेकर ग्राम उद्योग ऐसे और जो हैंडलूम है, पावरलूम है, हैंडलूम है, विशेष रूप से उसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने भारत सरकार और बिहार सरकार के सहयोग से अपने विभाग की ओर से इस तरह के कार्यक्रमों को करके खादी को आम जनों तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आज के खबरों में बस इतना ही। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए डेन न्यूज़ परिवार को इजाज़त। नमस्कार।